स्वागत दोस्तों, आगे चलो के साथ मोदी हिमाचल के सबसे पहले सबसे बड़ी डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों बताएंगे कहां पर महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी एकजुट हो गई और बीजेपी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया गया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर प्रयागराज मेले में स्वामी अभिमुक्तेशानंद सरस्वती के कैंप पर हुए जोरदार तरीके के हंगामे को लेकर अब एक नई अपडेट सामने आई है। बताएंगे किससे इन हुड़दंगियों के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर यूजीसी के मामले को लेकर बीजेपी के एक और नेता ने अपना इस्तीफा दिया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से बीजेपी के खिलाफ यूजीसी के मामले को लेकर नेताओं के इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर मुजफ्फरनगर से लेकर हर जगह पर ब्राह्मण समाज और संत समाज के लोग मैदान में उतरकर अभिमुक्तेशानंद वाले मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक करके सारी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश के सभी राज्यों के अंदर अंधाधुंध विस्तार के नाम पर बीजेपी के द्वारा छोटी पार्टियों को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है और बीजेपी के बढ़ने के साथ ही छोटी पार्टियों का पूरी तरीके से समापन हो रहा है और इसलिए छोटी पार्टियां मिलकर अब बीजेपी को टक्कर दे रही है क्योंकि उनके अस्तित्व का खतरा बन चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचलें तेज हो गई है। सोलापुर जिले के अंदर बार्शी तालुक के अंदर जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव को लेकर एक ऐसा समीकरण बना है दोस्तों, जिससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर राज्य के अंदर एग्रेसिव तरीके से अपना विस्तार करते हुए छोटी बड़ी पार्टियों को निपटाने में लगी पड़ी है और हजारों करोड़ का बजट लेकर बीजेपी वाले पूरे देश की पार्टियों को समाप्त करने पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में स्थानीय पार्टियों ने अब बीजेपी को टक्कर देने का फैसला लिया है, क्योंकि राज्य की पार्टियों को पता चल चुका है कि उनके राज्य के अंदर अगर बीजेपी इसी तरीके से अपना विस्तार करती रही तो उनके नेताओं का बीजेपी में जाने का दौर जारी रहा तो फिर वो पार्टियां सारी पार्टियां धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और राज्य पार्टियों के लिए अस्तित्व की लड़ाई शुरू हो गई है। और यही बड़ा कारण है कि जिसकी लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। दोस्तों कुछ ऐसा ही एक घटनाक्रम देखने को मिला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दोनों शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट एकजुट हो गया और दोनों चाचा भतीजे यानी एनसीपी दोनों पार्टियां शिवसेना की तरह एकजुट हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे गुट के विधायक ने एक बड़ा बयान देते हुए दिलीप सोपल ने कहा कि इस तरीके की परिस्थिति बन गई कि दोनों शिवसैनिक की पार्टी को एकजुट होना पड़ा और एनसीपी अजित पवार गुट और शरद पवार गुट भी अपने आप में एकजुट हो गया, यानी चारों की चारों पार्टियां एकजुट हो गई क्योंकि बीजेपी को यहां पर हराना है। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ग्रुप का एक साथ आना अपने आप में अप्रत्याशित है। कद्दावर नेता और विधायक दिलीप सोपल कहते हैं कि उन्होंने दोनों शिवसेना को एकजुट नहीं किया बल्कि खुद ब खुद ऐसा हो गया। मैं कौन होता हूं एक साथ करने वाला, जो करने वाले हैं वे सब यहां पर मौजूद है, यानी आम जनता मौजूद है, कार्यकर्ता मौजूद है। उद्धव ठाकरे के विधायक सोपल ने इस पूरे गठबंधन को फूलों की माला से जोड़ते हुए कहा कि ये सभी अच्छे फूल हैं, उन्हें अच्छे से धागे में पिरोने का काम मैंने सुई से किया। उनका मानना है कि मौजूदा हालात में बार्शी तालुक में जरूरी है कि हम लोग गठबंधन बनाएं और यहां पर बीजेपी को हराकर भेजें। बार्शी में स्थानीय स्तर पर बीजेपी के नेता राजेंद्र राउत का दबदबा है। पूर्व विधायक राउत की राजनीतिक पकड़ को टक्कर देने के लिए यह नए तरीके का गठबंधन बनाया गया है। दोस्तों बार्शी में बीजेपी के खिलाफ बने इस गठबंधन ने सोलापुर की राजनीतिक गलियारों में हलचलें मचा दी है और चुनाव से पहले इस तरीके के विरोधी दलों के एकजुट हो जाने से स्पष्ट संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने पर जुटी हुई है, क्षेत्रीय पार्टियों के पास अब कोई विकल्प नहीं है। उनको आपस के जितने भी राड़ हैं यानी एक दूसरे के खिलाफ जितने भी विवाद हैं उन सबको दूर करके एकजुट होना होगा अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो। और धीरे धीरे करके अब ये सारी बातें सबको समझ में आने भी लगी है। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि विधायक सोपल की ओर से एक तस्वीर भी जारी की गई है। दोस्तों इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि विधायक सोपल खुद मौजूद है और जो ऊपर में जितने भी लोगों की तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें बाला साहब ठाकरे के साथ साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजित पवार और एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये अलग ही तरीके का गठबंधन हुआ है और ये सब एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए मैदान में उतरे हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों तक पूरी अपडेट पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केरल के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसे में जो अवार्ड बांटा गया है वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि केरल चुनाव के मद्देनजर जानबूझकर केरल की जनता को प्रभावित करने के लिए बांटा गया है। बीजेपी सरकार ने बीते दिन गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के मौके से पहले पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान किया, यानी भारत रत्न पुरस्कार के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार भारत के अंदर है दोस्तों तो पद्म विभूषण है। और ये पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। 5 में से 3 लोग ऐसे हैं जो केरला से जुड़े हुए हैं, यानी भाजपा की सरकार ने केरला से जुड़े लोगों को पद्म विभूषण दिया है। दोस्तों सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह देओल है, यानी बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र, जिनकी मौत के बाद उनको आर्ट के मामले पर यानी जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं उनको पद्म विभूषण दिया गया है। दोस्तों केरल से 3 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिसमें केटी थॉमस जो पब्लिक अफेयर से जुड़े हुए उनको पद्म विभूषण दिया गया है। केटी थॉमस सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं दोस्तों। ऐसे में राजीव गांधी की हत्या से जुड़े मामले को लेकर 2013 में उन्होंने फैसला लिया था और उन्होंने ओपिनियन देते हुए कहा था कि राजीव गांधी की हत्या से जुड़े लोगों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि 23 साल से उनके
उनके ऊपर केस चल रहा था, यानी अपने आप में ये एक तरीके का सजा बताते हुए छूट देने की मांग की गई थी दोस्तों। और इसके बाद केरला पुलिस रिफॉर्म को लेकर भी उन्होंने कमीशन को हेड किया था। बाकी और भी कई बड़े फैसले उन्होंने लिए थे। हालांकि उनको इस पूरे मामले पर दिया गया दोस्तों। और थॉमस को माना जाता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी जी के टाइम में इमरजेंसी के खिलाफ बयान दिया था, यानी इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी बीजेपी वाले, शायद इसीलिए इनको पद्म विभूषण दे रहे हैं। और केरला से ये आते हैं दोस्तों। इसी के साथ में एक और केरल से आने वाले व्यक्ति को पद्म विभूषण दिया गया है दोस्तों। पी नारायणन को भी ये पद्म विभूषण दिया गया है। वीएस अच्युतानंद जो पब्लिक अफेयर से जुड़े हुए थे, उनको भी केरला के अंदर पद्म विभूषण दिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री रह चुके थे केरला के। ऐसे में दोस्तों ये 3 लोग हैं 5 में से जिनको केरला से बीजेपी ने पिक करके यानी चुनकर पद्म विभूषण दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरा मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है, भाजपा वाले केरल के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी केंद्र सरकार केरल के लोगों की चिंता करती है और इसलिए उनको अवार्ड दे रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये चुनावी पद्म विभूषण बांटना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के कैंप पर रात को जोरदार हंगामा करने वाले लड़कों के हाथ में जो पोस्टर थे, इन पर सीएम योगी आदित्यनाथ और सतुआ बाबा के फोटो चिपके हुए थे। ये पोस्टर कट्टर सनातनी सेना के थे। अब इस पूरे मामले पर धीरे धीरे करके खुलासा होता जा रहा है। प्रयागराज माघ मेले में हाथ में भगवा झंडे लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज के आश्रम में पहुंच गए थे और आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे। अभिमुक्तेश्वरानंद पहले भी कह चुके हैं कि सरकार कुछ असामाजिक तत्वों को भेजकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद कैंप की तरफ से कल्पवासी थाना के अंदर एप्लीकेशन देकर शिकायत की गई है और अब इनकी फोटो भी आ गई है दोस्तों। यानी कट्टर सनातनी सेना का पोस्टर लेकर आए थे, जिसमें 2 जने दिखाई दे रहे, योगी आदित्यनाथ और ये सतुआ बाबा, जिस पर योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से हाथ है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और सारी बातें खुलकर सामने आने लगी है दोस्तों। जो सतुआ बाबा है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी बाबा में से एक है। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जिस तरीके से सतुआ बाबा का विकास देखा गया, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां देखने को मिल रही है, जमकर पैसा कमाने वाले बाबा बन गए हैं, तो अब सवाल तो उठते ही है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता त्रिपाठी ने अपना इस्तीफा दे दिया दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी से लगातार एक के बाद एक कई सारे नेता इस्तीफा दे रहे हैं और सबका जो अब सबसे बड़ा कारण बन रहा है वो यूजीसी नोटिफिकेशन बन रहा है। यानी यूजीसी नोटिफिकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लाए गए नोटिफिकेशन को लेकर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के खिलाफ बताया गया है। ऐसे में दोस्तों अब इस्तीफा देने वाले भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के श्याम सुंदर त्रिपाठी है, जो मंडल अध्यक्ष है सलोन के और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं रायबरेली से, यानी राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति ने अपना इस्तीफा देते हुए कहा कि सवर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध लाए गए यूजीसी जैसे काले कानून के कारण मैं अपने पोस्ट से त्याग पत्र देता हूं। ये कानून समाज के प्रति अत्यंत घातक साबित होगा और विभाजनकारी साबित होगा। इस बिल से मैं पूर्णतः असंतुष्ट हूं और भारत सरकार के इस यूजीसी बिल का विरोध करता हूं और विरोध डंके की चोट पर करता हूं। ऐसे में इस बिल के खिलाफ मैं अपना विरोध जताते हुए अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। और इसके बाद जिला अध्यक्ष भाजपा के रायबरेली और जिला अध्यक्ष बीजेपी के किसान मोर्चा को यह पूरी तरीके से चिट्ठी भेज दी गई है, इस्तीफा भेज दिया गया है। श्याम सुंदर त्रिपाठी की ओर से 25 तारीख यानी बीते दिन इस्तीफा दिया गया था। ऐसे में दोस्तों इस्तीफे जो सामने आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि अब यूजीसी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे कट्टर कहे जाने वाले वोट बैंक में खुद सेंधमारी कर दी है, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर प्रयागराज की पावन धरती पर चल रहे माघ मेले में आस्था और भक्ति के बीच में अचानक बारूद जैसी नफरत की गूंज सुनाई देने लगी है। बीती रात संगम के किनारे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर के बाहर जो कुछ भी हुआ दोस्तों, उसने प्रशासन और श्रद्धालुओं के होश उड़ा दिए। आपको बता दें कि शिविर के बाहर जिस तरीके से लाठी डंडे लेकर लोग घुस आए, गुंडागर्दी करते हुए नारेबाजी कर रहे थे, इसके बाद प्रशासन को पूरे मामले पर चिट्ठी दी गई है और आनन फानन में 12-13 कैमरे शिविर के बाहर लगा दिए गए हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद को परेशान करने के लिए जानबूझकर इस तरीके के हुड़दंग मचाने वाले लोगों को भेजा जा रहा है। प्रशासन ने अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, जबकि यह सबसे ज्यादा संवेदनशील मामला है। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ प्रदर्शनकारियों ने अब शंकराचार्य का समर्थन देने के लिए मैदान में उतरने का फैसला लिया है। खबर सामने आती है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जुड़ी हुई दोस्तों, जहां पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के जितने भी शिष्य थे, जो जिन्हें बटुक कहा जाता है, उन्हें घसीट कर पीटा गया दोस्तों। ऐसे में योगी आदित्यनाथ से मांग की गई कि योगी आदित्यनाथ जल्द से जल्द माफी मांगे और इस तरीके का एक्शन
एक्शन लेने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक अलग ही तरीके का बयान दे रहे हैं। धीरे धीरे करके अब ब्राह्मण समाज के लोग भी मैदान में उतरकर इस तरीके से सनातन का अपमान बताने पर विरोध करते हुए मैदान में उतर आए हैं। दोस्तों, धरना प्रदर्शन में पंडित रामानुज दुबे, पंडित अमित तिवारी शास्त्री और पंडित ध्यानेंद्र कुश के साथ साथ पंडित देव शरण शास्त्री और पंडित चिरायु गालव के साथ साथ पंडित प्रहलाद कौशिक और राजेश जैमिनी, राजीव पराशर और अनीता ठाकुर, पंडित अमित दुबे और सैकड़ों अन्य लोगों ने विरोध जताया। दोस्तों, लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी तक माफी मांगने को तैयार नहीं है। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के लोगों का अहंकार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उन्हें लग रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ जो मर्जी वो करेंगे और उनको बाद में जनरल कैटेगरी के लोग इसी तरीके से वोट देते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये भाजपा का अहंकार है जो ज्यादा दिन चलना नहीं चाहिए तो अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ अखिलेश यादव कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी मंच पर अपने झूठ का प्रपंच ना फैलाए और शिक्षा में सुधार का असत्य का राग ना अलापे। किसी ने याद दिला दिया कि आपके शासन में शिक्षक से लेकर शिक्षा मित्र तक आंदोलित रहे हैं और आप ही हैं जो स्कूल बंद कर रहे थे, तो आप बगले झांकने लगेंगे। यानी किसी ने आपको ये सारी बातें याद दिला दी तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और शुक्र मनाइए कि पीडीए पाठशाला आंदोलन का जिसके दबाव में आप पीछे हटने को बाध्य हुए और शिक्षा पटरी पर आई। शिक्षा भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं, क्योंकि शिक्षित सवाल करता है, रूढ़िवादियों को उखाड़ फेंकता है। योगी आदित्यनाथ के द्वारा शिक्षा को लेकर दिए जा रहे दावों पर अखिलेश यादव की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों, अखिलेश यादव एक भी मुद्दे को लेकर योगी आदित्यनाथ के दावे की पोल खोलने से पीछे नहीं हटते हैं। इसी के साथ में अखिलेश यादव कहते हैं कि जब स्वयं प्रथम का भाव आता है तो 10 विकार होता है, यानी 10 तरीके के विकार हो जाते हैं। पहला होता है कि बस मैं ही मैं हूं, यह अहंकार हो जाता है। स्वयं के सर्वश्रेष्ठ होने का भ्रम जाल हो जाता है। सज्जनों का अपमान होता है। अपनी अमरता का भाव होता है, यानी ऐसा लगता है कि मैं अमर हूं, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। पक्षपातपूर्ण व्यवहार व अन्याय करने लगते हैं। सजातीय के सिवा अन्य के साथ दुराव होता है और स्वयं के प्रतिबिंब को देखकर उपमाओं का निर्माण होता है, यानी अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ, अपने आप को ही सर्वशक्तिमान मानने लगते हैं। चाटुकारिता का चतुर्दीर्घ जमाव हो जाता है, यानी चारों तरफ चाटुकार एकजुट हो जाते हैं और केवल चाटुकारिता करते रहते हैं। कोई भी सच्चाई नहीं बताता, कोई भी आईना नहीं दिखाता, सबके सब तारीफ करने में जुट जाते हैं क्योंकि चाटुकार फैल जाते हैं चारों तरफ। जब खुद नेता में अहम का भाव आ जाता है, अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि आत्मा प्रशंसा का असत्य प्रचार होने लगता है और अंत में अकेलेपन में निवास होता है, क्योंकि ऐसे लोगों के कुकृत्य के कारण कोई भी उसके साथ नहीं होता, यानी सत्ता उसके हाथ से जाएगी तो उसके साथ कोई नहीं होगा। ये सारी बातें किस नेता के लिए अखिलेश यादव बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग आराम से समझ रहे होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव ने थोड़ी फिलॉसफी भी यहां पर समझाई है और बताया है कि कैसे स्वयं के प्रेम में जो व्यक्ति पड़ जाता है, यानी अहंकार में पूरी तरीके से लिप्त हो जाता है, उसमें 10 तरीके के विकार आ जाते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों शब्दों के बाण नहीं बल्कि सीधे परमाणु हमले चल रहे हैं, बल्कि यूं कहिए कि राजनीति को एकदम दोयम दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें 2 पार्टियां पूरी तरीके से जुटी हुई है। एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है MIM पार्टी। दोनों के नेता उल्टा सीधा बयान देने की सारी लिमिट पार कर चुके हैं। भाजपा के नेता और मंत्री नारायण राणे एक तरफ से बयान दे रहे हैं, दूसरे तरफ से MIM की ओर से इम्तियाज जलील को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में दोनों के दोनों उल्टा सीधा जमकर बयान दे रहे हैं। आपको बता कि अभी हाल फिलहाल के अंदर नितेश राणे ने विवादित बयान देते हुए इम्तियाज जलील पर निशाना साधते हुए हरा सांप कह दिया। राणे के इतिहास के पन्ने को पलटते हुए कड़े लहजे में कहा कि शायद इम्तियाज जलील अपना गौरवशाली इतिहास भूल गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि जिस औरंगजेब और टीपू सुल्तान ने महाराष्ट्र की धरती को हरा करने का ख्वाब देखा था, उन्हें इसी मिट्टी में दफन करके छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी शक्ति दिखाई। राणे का यह बयान जंगल में आग की तरफ फैला। दोस्तों, इसके बाद अब इम्तियाज जलील की ओर से भी इस पूरे मामले पर पलटवार किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ये बयानबाजी लगातार चलती रहेगी, इससे होगा कुछ नहीं, केवल समाज के अंदर विभाजन बढ़ेगा और केवल 2 ही पार्टियों को फायदा मिलेगा, एक MIM पार्टी, दूसरी भारतीय जनता पार्टी। कुछ लोग सोचते हैं कि MIM पार्टी वाले अगर जवाब नहीं देंगे तो बीजेपी का नेता इस तरीके के बयान बार बार देता रहेगा, लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा के नेता जानबूझकर इस तरीके का बयान देते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने से पलटवार आए, जिसके बाद वो और ज्यादा विवादित बयान दे और इसके बाद पूरा तनातनी वाला माहौल हो जाए और 2 तरीके से वोट डिवाइड हो जाए, हिंदू वोट एक तरफ, मुस्लिम वोट एक तरफ। और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि किन पार्टियों को फायदा मिलता है। कांग्रेस और सीपी जैसी सेकुलर पार्टियों का सबसे बुरा दौर इसी चक्कर में शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अमूमन इस तरीके के विवाद में नहीं पड़ती थी और बीजेपी के नेता के द्वारा दिए गए किसी भी बयान पर पलटवार नहीं करती थी। इससे भाजपा के मन मुताबिक माहौल नहीं हो पाता था, यानी सांप्रदायिक तौर पर विभाजन नहीं हो पाते थे। लेकिन अब AIMIM सामने से अपने नेताओं को आगे करके जवाब देती है, जिस कारण से स्थिति ऐसी बन रही है। अब इसके अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशन है दोस्तों। कुछ लोगों का मानना है कि जवाब देना चाहिए, लेकिन उसका जो अंत में रिजल्ट होता है फायदा बीजेपी को ही होता है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ
बीजेपी की सरकार ने पद्म भूषण के लिए एक और व्यक्ति का नाम आगे किया है दोस्तों, ये है महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर और भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ संजय राउत इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब गवर्नर के पोस्ट पर भगत सिंह कोश्यारी मौजूद थे दोस्तों। और भगत सिंह कोश्यारी ने उस टाइम के अंदर जो हरकतें की थी दोस्तों, उन्होंने 12 लोगों के नियुक्ति पर रोक लगा दी थी और उद्धव ठाकरे से सीधे तौर पर टक्कर ली थी कई सारे मामले को लेकर, यानी गवर्नर कम और भारतीय जनता पार्टी सरकार के एजेंट के तौर पर इन्होंने काम किया। संजय राउत ने इस पूरे मामले पर जवाब देते हुए अब भगत सिंह कोश्यारी को यह अवार्ड दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि लोकतंत्र की हत्या करने और भारतीय संविधान को पूरी तरीके से खत्म करने के मामले पर और शिंदे की बीजेपी के साथ मिलाकर सरकार को स्थापित करने का काम करने वाले व्यक्ति भगत सिंह कोश्यारी को ये पद्म भूषण का अवार्ड दिया जा रहा है। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही भगत सिंह कोश्यारी है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया था और महात्मा फूले का भी अपमान किया था। इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर पटना में राष्ट्रीय जनता दल की कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी की कमान दी गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी चुनाव और सहमति के बाद यह फैसला लेता है दोस्तों। ऐसे में रोहिणी आचार्य यानी तेजस्वी यादव की बहन की ओर से एक ऐसा बयान दिया गया जिससे लग रहा है कि वो काफी नाराज है। उन्होंने कहा कि जो सही मायने में लालूवादी होगा, जिस किसी ने लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़े आबादी वंचितों के हित के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी होगी, खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष और प्रयासों का गौरव बोध होगा, जिसे लालू यादव की राजनीतिक विरासत और विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेदार लोगों से सवाल करेगा और ऐसे लोगों की संदिग्ध और संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना आवाज उठाएगा। इसके बाद वो जो बोलती है दोस्तों, इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ताजपोशी से काफी नाराज है रोहिणी आचार्य। वो कहती है कि सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप ठकुर सुहाती करने वाले और गिरोहे घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादे की ताजपोशी मुबारक। यानी दोस्तों तेजस्वी यादव को शहजादा बताया जा रहा है और तेजस्वी यादव कठपुतली बने हुए हैं उस व्यक्ति की जो गिरोह घुसपैठ है, यानी घुसपैठ पार्टी में कराने का एक गिरोह का काम करता है। यानी निशाना संजय यादव की ओर है जो राज्यसभा के सांसद हैं, राष्ट्रीय जनता दल के हरियाणा से आकर बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी को कंट्रोल में रखते हैं। ऐसे में रोहिणी आचार्य की ओर से संजय यादव को लेकर नाराजगी जताते हुए और संजय यादव के इशारे पर काम करने वाले तेजस्वी यादव को शहजादा कहकर बुलाया गया है और तंज कसा गया है। ऐसे में दोस्तों बहन रोहिणी आचार्य काफी नाराज चल रही है। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य बड़े उम्मीद के साथ विधानसभा चुनाव में सक्रिय हुई थी, लेकिन बाद में उनको पता चला कि उनकी पार्टी पर पूरा कंट्रोल तेजस्वी यादव का नहीं बल्कि राज्यसभा के सांसद संजय यादव का है, जैसा कि वो दावा भी करती हैं और तेज प्रताप यादव भी इसी ओर इशारा करते हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जमकर बेइज्जती हो रही है दोस्तों। दरअसल स्विट्जरलैंड के अंदर डावोस में दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी गए हुए थे, साथ में उनकी पत्नी भी गई थी। तो लोगों ने सवाल पूछा कि वो सरकारी काम पर गए हैं या फिर हनीमून मनाने के लिए गए हैं, क्योंकि उनकी पत्नी भी कई जगह कई तरीके के कार्यक्रम में दिखाई दे रही थी दोस्तों। कभी मीडिया इंटरव्यू दे रही थी, कभी वहां पर बर्फबारी में रील बनाती हुई नजर आ रही थी। इन्हीं बातों को लेकर लोग नाराजगी जता रहे थे और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े हुए। तो अब देवेंद्र फडणवीस के नाम पर पीआर चलना शुरू हो गया सोशल मीडिया पर। देवेंद्र फडणवीस की एक ही तरीके की तस्वीर सब जगह शेयर कर करके पीआर चलाया जाता कि ग्लोबल मंच पर परचम लहरा दिया, लोकल दिलों पर राज, ये है देवा भाऊ स्टाइल, जहां कदम पड़ते हैं वहीं भरोसा जीत लेते हैं। और एक ही तरीके की बातें हर जगह पर शेयर किया जाता, यानी पूरी तरीके से पीआर इनका चल रहा है अब देवेंद्र फडणवीस का, जब सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री जो दावोस में गए हुए हैं अच्छा खासा पैसा खर्च करके बड़े बड़े महंगे महंगे होटल में रह रहे होंगे, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े करोड़पति और बिलियनियर्स और ट्रिलियंस आ रहे हैं, तो वो सारे के सारे अच्छा खासा पैसा खर्च करके अभी दावोस में रहते हैं, तो कंपटीशन भी बढ़ गया। तो ऐसे में इतना सस्ता तो नहीं होगा दावोस में इस वक्त रहना और इतने महंगे होटल में रहकर इस तरीके से बिजनेस के नाम पर कि हम लोग बिजनेस डील लेकर आने वाले हैं, वहां जाकर मौज मस्ती करना और परिवार के लोगों को ले जाना, कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठते हैं। और इसी पर अब पीआर करके यानी इमेज को वापस से सही करने के लिए इस तरीके सोशल मीडिया पर सब एक ही तरीके का पोस्ट कर रहे हैं और देवा भाऊ यानी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए दावा किया जा रहा है कि ये कर दिया उन्होंने डावोस में जाकर। लेकिन सबको पता है कि क्या इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, कुछ नहीं, फर्जीवाड़ा, केवल बोलने वाली बातें हैं। साथ साथ दोस्तों
कांग्रेस पार्टी की नेत्री सुप्रिया शिनेट ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले नजर आते हैं। जो दावा उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के कारनामे देखिए, अलीगढ़ के अंदर पहले खुद ही चाकू बदमाशों की जेब में रख देते हैं, फिर कैमरे पर मासूमियत से पूछा जाता है कि और क्या है तुम्हारे पास, कहां से लाए हो, फिर बरामदगी की जाती है चाकू की। यानी पहले पुलिस वाले खुद जेब में रखवा देते हैं, उसके बाद फिर से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर कि हमने बड़ी बरामदगी कर ली है और अपराधियों को पकड़ लिया है, इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है। यानी दोस्तों पूरा एकदम पीआर का काम चल रहा है और अब पुलिस वालों को भी समझ में आ गया कि वीडियो बनवा लेते हैं, प्रमोशन हो जाएगा कि कुछ बड़ा हमने किया है और अपराधियों को पकड़ रहे हैं। पुलिस एक्टिव काम कर रही है, एक्टिवली काम कर रही है। अगर आप भी मानते हैं कि सबका बेवकूफ बनाने में लगे पड़े हैं, बीजेपी वालों को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी शासन व्यवस्था एकदम गजब चल रही है, लेकिन स्थिति यह है दोस्तों कि पुलिस वाले रील बनाकर अपने लोगों को दिखा रहे होंगे, अधिकारियों को दिखा रहे होंगे कि वो बहुत काम कर रहे हैं और अधिकारी बीजेपी की योगी सरकार को जाकर, यानी योगी आदित्यनाथ और पूरे मंत्रिमंडल में जाकर बताते होंगे कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है, अब कई सारे वीडियो में एक्सपोज होते हुए नजर आने लगे हैं। दोस्तों ये भी एक उसी तरीके का वीडियो है जिससे पुलिस का काम करने का तरीका फिर से एक्सपोज हो रहा है, जो केवल अपनी तारीफ के लिए इस तरीके की वीडियो बनवा रहे हैं, प्रायोजित वीडियो बनवा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक दावा सामने आया है। केशव प्रसाद मौर्य स्वामी अभिमुक्तेशानंद शंकराचार्य के आश्रम नहीं जाएंगे, ये जानकारी मिली है। पहले दावा किया जाता कि वो अभिमुक्तेशानंद से मुलाकात भी कर सकते हैं। शंकराचार्य ने उनकी तारीफ की थी और कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो संजीदा व्यक्ति है। उनके बयानों से लगता है कि उन्हें साधु संतों की और आम जनता की परवाह है, इसीलिए उनको मुख्यमंत्री होना चाहिए। और अब केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ हुई है तो केशव प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य से मुलाकात करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अभी तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि वो मेले में गए थे। जो भी जानकारी से जुड़ी आती रहेगी, आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे, हमारे से लगातार जुड़े रहेंगे। सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।